Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज के सीरीज में हम लोग LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 58 मॉर्गेज, धारा 58 बंधक, जो हमारे पिछले लेक्चर से ही हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर अभी हम लोग आजकल इस सीरीज में मॉर्गेज के सीरीज में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को भोग बंधक मॉर्गेज पढ़ाया। आज लोग सेक्शन 58 की इंग्लिश मॉर्गेज अंग्रेजी बंधक को यहाँ पे समझेंगे। सेक्शन 58 की अंग्रेजी बंधक इंग्लिश मॉर्गेज को डिफाइन करता है। Where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a provision that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money. As agreed, the transaction is called English mortgage. जहां बंधक करता बंधक धन का पेमेंट जो है निश्चित तारीख को करने के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अंग्रेजी बंधक में ये है कि या फिर हम अंग्रेजी बंधक को पहचानेंगे कैसे। तो अंग्रेजी बंधक जैसा कि इसकी डेफिनेशन में इंग्लिश मॉर्गेज में जो है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसके ऋण की वसूली का तरीका क्या है। अर्थात जो मॉर्गेज मनी हम लोग बंधक के बदले जो ऋण ले रहे हैं उसे हम किस प्रकार से वसूलेंगे, इस आधार पे हम मॉर्गेज को इसको इंग्लिश मॉर्गेज को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बाकी मॉर्गेज से। तो इसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लें कि जहां बंधक करता बंधक धन का पेमेंट जो है प्रति संदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को एब्सोल्यूट रूप से किंतु इस परंतु के अधीन अंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के पेमेंट पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रति अंतरित कर देगा। वहां वैसा व्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। अर्थात हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखा कि निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है। तो मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट कि निश्चित तारीख को वो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जो है वो मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी उसके पास रखी गई है वो उसको इस तारीख को उस मॉर्गेज मनी का भुगतान कर देगा। जैसा हमने सिंपल मॉर्गेज में देखा, अर्थात सिंपल मॉर्गेज और साथ ही आप नीचे सेकंड पैराग्राफ में इसमें देखेंगे then he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgagee money as agreed the transaction is called an English mortgage। बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता को प्रति अंतरित कर देता है और बंधक संपत्ति वो उसको दे देता है। अर्थात वो उसको प्रॉपर्टी भी दे रहा है प्रतिभूति के तौर पे जो रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी अपने को आबद्ध कर रहा है अंग्रेजी मॉर्गेज में। इंग्लिश मॉर्गेज में जो है वो भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निश्चित तारीख पे हित का बिना शर्त पूर्ण बंधक और शर्त की संपत्ति लौटा दी जाएगी। इस शर्त के साथ जब मॉर्गेज किया जाता है तो वो इंग्लिश मॉर्गेज कहलाता है। अर्थात अपने आप को वो एक सर्टेन तारीख पे निश्चित तारीख पे बिना किसी शर्त के पूर्ण बंधक और ये की संपत्ति को उसको लौटा देगा। ये ऐसा कह करके जब वो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है तो फिर यहाँ पे वो मॉर्गेज जो है वो इंग्लिश मॉर्गेज कहलाएगा। इंग्लिश मॉर्गेज में कंडीशनल सेल की जैसे कि संपत्ति तो उसे दे दी, ठीक है, उसके बाद जैसा आपने कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज
कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज में देखा कि ऑस्टेंसिबल सेल जैसा इफेक्ट आ रहा था, कि दृश्यमान विक्रय वो लग रहा था। ऐसा ही इसमें होता है कि यहाँ पे भी क्या है, संपत्ति पूर्णतः मॉर्गेजी को दे दी जाती है इंग्लिश मॉर्गेज में, लेकिन बेची नहीं जा रही। सेल होता है लेकिन बंधक होने की संभावना फिर भी उसमें बनी हुई है, कि जैसे ही मैं आपको पैसा दूंगा निश्चित तारीख को, आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है वापस लौटा देंगे। मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो आप मुझे पेमेंट मिलते ही अंतरण वापस कर देंगे। सेल में क्या होता है, कंडीशनल सेल में जो थी वहां पे विक्रय हो जाता है, बंधक है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने एक संपत्ति मॉर्गेज की, इंग्लिश मॉर्गेज की तरह, तो यहाँ पे उसने एक संपत्ति भी गिरवी रख दी और साथ ही ये कह दिया कि इस निश्चित तारीख को मैं इस मॉर्गेज मनी को आपको लौटा दूंगा और ये संपत्ति आप मुझे लौटा देंगे। अब जब जहां पे कंडीशनल सेल में क्या था कि जैसे ही ऋण अदा ड्यू डेट आती है और ऋण नहीं देता तो वो बंधक बन रहा था। यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज में सेल है बंधक के साथ, तो यहाँ क्या है, विक्रय तो है लेकिन बंधक हो जाएगी। शर्त ऐसी है कि तारीख दोनों में है, इंग्लिश मॉर्गेज में भी है और कंडीशनल सेल में भी थी। इंग्लिश मॉर्गेज में विक्रय प्रोविजो के साथ है, that a proviso that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed। अर्थात परंतु जो है वो ये कहता है कि ये सेल का पार्ट है। इंग्लिश मॉर्गेज में पुनः अंतरण जो रीट्रांसफर है वो इजी वे में है। यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज में जो वसूली है वो अलग तरह की है। Essential elements of English mortgage। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स जो है इंग्लिश मॉर्गेज का जो है वो है एब्सोल्युटली ट्रांसफर मॉर्गेज। यहाँ पे हित जो है उसका बिना शर्त पूर्ण बंधक कर दिया जाता है, बिना किसी कंडीशन के। अंग्रेजी बंधक में बंधक के समय बंधकित संपत्ति एब्सोल्युटली बंधकदार को अंतरित कर दी गई थी। पूर्ण अंतरण में यदि बंधक धन मूल ब्याज सहित निश्चित तारीख पे अदा कर दिया जाएगा तो बंधकदार मॉर्गेजी जो है वो बाध्य होगा कि बंधक संपत्ति वापस से उसको अंतरण कर दे। तो यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट रूप से उस मॉर्गेज या अंतरण जो है पूर्ण शर्त के उस मॉर्गेज को बंधक को वापस करेगा। बंधक में किसी हित को जमानत के तौर पे रखते हैं। संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व जो है बंधककर्ता द्वारा कभी भी बंधक में अंतरित नहीं किया जाता है। इंग्लिश मॉर्गेज में कोई भी बंधक जो प्रॉपर्टी की जा रही है वहां पे क्या हो गया, दो तरह के राइट्स होंगे। एक तो बंधककर्ता को विमोचन का अधिकार होगा, दूसरा बंधकदार को उपभोग का अधिकार होगा। दोनों राइट्स जो हैं स्वतंत्र राइट्स हैं। अंग्रेजी बंधक में भुगतान की जिम्मेदारी बंधककर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, पर्सनल कॉविनेंट टू पे द अमाउंट। यहाँ पे वो पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ निश्चित तिथि पे कि वो उस संपत्ति को आपको बंधककर्ता के पास जो संपत्ति रखी गई है उसका वो ऋण चुका करके उस संपत्ति को छुटवा लेगा। यहाँ जो बंधक धन की अदायगी है उससे संबंधित ये है। अंग्रेजी बंधक की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि वो बंधक धन की अदायगी से संबंधित होता है। दूसरा, अंग्रेजी बंधक में क्या है, अदायगी की जो तिथि होती है शर्त लगा दी जाती है कि जैसे ही बंधकित संपत्ति या बंधक धन की अदायगी होगी वो उस संपत्ति को छुटा लेगा। अगर ये शर्त नहीं होगी तो ये इंग्लिश मॉर्गेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही कंडीशन पर्सनल लायबिलिटी और ये कंडीशन कि वो इस तिथि तक वो इसका भुगतान कर देगा, यही दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स इसको इंग्लिश मॉर्गेज बनाते हैं। एक केस के माध्यम से इसे समझते हैं। राम गोपाल वर्सेस रामचंद्र, AIR, बहुत पुराना केस है, 1942 मद्रास हाई कोर्ट का।
यहाँ इस केस में क्या हुआ, बंधक धन की अदायगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बंधककर्ता ने ली थी और संपत्ति बंधकदार को दे दी। दोनों पक्षों के बीच, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच, बंधकित संपत्ति को वापस लौटा देने का करार भी था। निश्चित तारीख पे उन्होंने उसे लौटा देने के लिए करार किया। इसके अलावा जो मॉर्गेज डीड की बाकी शर्तें हैं वो भी वहां पे थी और साथ ही ये भी था कि ऋण का भुगतान अगर आवश्यकता अनुसार समय पे वो उसको बढ़वा सकेंगे। हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कोर्ट ने इसे अंग्रेजी मॉर्गेज माना और कहा कि विलेख अंग्रेजी बंधक है क्योंकि कुछ शर्तों के अनुसार अदायगी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे निश्चित अवधि पे लौटाने की जो बात थी वो इस मॉर्गेज को अंग्रेजी मॉर्गेज बनाती है। पोजीशन, कब्जे का अंतरण। यहाँ अंग्रेजी बंधक होने के लिए पोजीशन देना बहुत आवश्यक है। जैसा इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत रूप से वो निश्चित तारीख तक अदा करने के लिए अपने को बाध्य करता है। साथ ही अंग्रेजी बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार में निहित होगा और अंग्रेजी बंधक में बंधकित संपत्ति पे कब्जा बंधकदार मोर्गेजी को दे दिया जाता है। तो कब्जा देना आवश्यक तत्व है इंग्लिश मॉर्गेज का, पोजीशन दी जाएगी। साथ ही फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है इसका राइट ऑफ सेल एंड नॉट फॉरफीचर, अर्थात विक्रय का अधिकार है, जब्ती का नहीं है। सेक्शन 67 जो है वो इंग्लिश मॉर्गेज में जब्ती का अधिकार बंधकदार को नहीं देती है। ऋण की अदायगी अगर नहीं होती है तो वो उस सिक्योरिटी को या जो श्योरिटी के तौर पे जो संपत्ति रखी गई है वो उसको बेच करके कोर्ट से इसका राइट प्राप्त करके, इसकी डिग्री प्राप्त करके, उसे सेल आउट करके अपने मूलधन और ब्याज को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अर्थात यहाँ जो है विक्रय का अधिकार है, जब्ती का नहीं है, वो उसे जब्त नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग इसे बार बार हर उसमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में भी और टीपी के एसेंशियल जो इंटरप्रिटेशन क्लोज था उसमें भी हमने इसे हम पढ़ा कि कोई भी संपत्ति जो 100 रुपए की राशि की प्रिंसिपल मनी से अधिक है तो रजिस्ट्री उसकी आवश्यक है और इससे कम की कीमत में है तब रजिस्ट्री, इमूवेबल प्रॉपर्टीज में तब भी रजिस्ट्री आवश्यक है। तो आज हमने यहाँ पे जो मॉर्गेज है सेक्शन 58 उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के 4 मॉर्गेज के टाइप्स को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड भोग बंधक और साथ ही इंग्लिश मॉर्गेज। अंग्रेजी बंधक मैंने यहाँ आज आप लोगों को समझाया। उम्मीद है आप लोग जरूर इनसे लाभान्वित हो होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बाकी 2 टाइप्स हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनामोलस मॉर्गेज, विलक्षण बंधक, इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।